हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है और आपके ब्रेस्ट से बच्चे को पिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए हमने हर्बल, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन सबके बारे में बताया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 तरीके के मरीजों की समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ब्रेस्ट से मिल्क आने के संबंध में है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है और आपके ब्रेस्ट से अधिक मात्रा में दूध आ रहा है और आपके ब्रेस्ट बार बार एनगॉर्ज हो जा रहे हैं, उनमें भारीपन आ रहा है, गांठें बन रही हैं, तो उस दूध की मात्रा को कैसे कम करना है। दूसरी जो समस्या है, अगर डिलीवरी के पश्चात आपके बेबी की डेथ हो गई है या आपका अबॉर्शन हुआ है और आपके ब्रेस्ट से दूध आ रहा है जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको कैसे बंद करना है। तीसरा जो प्रश्न आपने पूछा है कि अगर एक बार हम दूध बंद करने की दवाई लेते हैं तो दूध हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अगली प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद हमको दूध बने ही ना। चौथा जो प्रश्न आपने पूछा है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स की समस्या होती है कि ना तो हमको डिलीवरी हुई है, ना ही गर्भपात हुआ है, ना ही हम प्रेग्नेंट हुए हैं, फिर भी हमारे ब्रेस्ट से यानी कि स्तन से दूध निकल रहा है। इस समस्या को हम कैसे ख़त्म करें और इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा। बिना प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और डिलीवरी के अगर ब्रेस्ट से दूध आ रहा है तो उसके कारण क्या होते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें और कौन सी दवाई से इसको ठीक किया जा सकता है और कितने दिन लगेंगे इस समस्या को ठीक करने में। आइए दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। हमारे वीडियोस में हम बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, और ये वीडियोस नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और हमारे पेशेंट जिनको कि इस तरह की समस्या हो रही है, वह इन वीडियोस से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। पहला जो प्रश्न है कि डिलीवरी के पश्चात हमारे पास बेबी है जिसे हमें दूध पिलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में मिल्क भर जा रहा है, तो उसको कैसे कम करना है। दोस्तों, आप ब्रेस्ट से पहले पूरा मिल्क निकाल लीजिए दबा दबा कर या ब्रेस्ट पम्प से, और उसके बाद ठंडी पट्टी की सिकाई करेंगे तो आपके ब्रेस्ट से दूध आना थोड़ा कम हो जाएगा और एनगॉजमेंट की समस्या से आपको निजात मिलेगी। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर मेरा बेबी एक्सपायर हो गया है या मेरा गर्भपात हुआ है, उसके बाद मेरे ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है, तो उसे कैसे बंद करना है। दोस्तों, हमारे पास जब हम लोग डिलीवरीज कराते हैं और किसी का बेबी अगर या तो पेट में मरा हुआ है या फिर पैदा होने के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो हम डिलीवरी के तुरंत बाद 2 टैबलेट कैबरगोलिन की 0.5 मिलीग्राम वो देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद 72 घंटे तक इंतज़ार करते हैं। यूजुअली इस गोली को लेने के बाद पेशेंट्स का लैक्टेशन शुरू नहीं होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट्स का लैक्टेशन 3 दिन बाद शुरू हो जाता है तो उसको दोबारा से एक बार डोज रिपीट कर दिया जाता है, जिससे कि उसका दूध ना बने और ब्रेस्ट में एनगॉजमेंट और लैक्टेशन से संबंधित परेशानी ना हो। इस तरह से हम लैक्टेशन को स्टॉप करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है कि मैं ना गर्भवती हुई हूँ, ना मेरा अबॉर्शन हुआ है, ना ही मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बावजूद भी मेरे ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है। इस तरह की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग स्टेट में ब्रेस्ट से दूध आने को हम गैलेक्टोरिया कहते हैं, और जो इसका मुख्य कारण होता है सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना, जिसे कि हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, गैलेक्टोरिया के बहुत सारे कारण होते हैं। नॉर्मली हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को कंट्रोल में रखता है। जैसे ही हमारे आचार विचार, व्यवहार और खान पान में बदलाव आता है या हमें कोई बीमारी बनती है शरीर में, तो यह जो डोपामिन होता है उसका लेवल चेंज हो जाता है और जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है उससे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया होता है। तो प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन के ज़्यादा निकलने से ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं और ब्रेस्ट से मिल्क निकलने लगता है। प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ,
एंड ओव्यूलेशन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उचित मात्रा में। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कारण के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री हो गई है, आपको नींद बहुत आती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। दूसरा, अगर आप भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जो कि डोपामिन को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि ओट है, बार्ली है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खजूर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सौंफ और मेथी का सेवन कर रहे हैं, तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और डिलीवरी के पश्चात प्राकृतिक रूप से ही प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से आप अपने बेबी को स्तनपान करा सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपको टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, तब भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। और अगर आप ब्रेस्ट का स्टिमुलेशन कर रहे हैं, निपल्स का स्टिमुलेशन कर रहे हैं, ब्रेस्ट की एक्सेसिव मसाज कर रहे हैं, तब भी रिफ्लेक्स की वजह से आपका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है, जिसकी वजह से आपको गैलेक्टोरिया यानी कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ सकता है। आइए अब उन सब बीमारियों के बारे में जानते हैं जो अगर शरीर में हो जाएं तो उनकी वजह से सीरम प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है और ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आने लगता है। आजकल हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस, इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। और अगर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो रहा है या ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है, तो आपको प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। नॉर्मली ब्रेन में जो ट्यूमर हो जाता है, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको कि हम पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं, जो कि अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो माइक्रो एडिनोमा कहलाता है, और 10 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा है तो मैक्रो एडिनोमा कहलाता है। इसके अलावा ब्रेन में इंजरी हो जाए, ट्यूमर हो जाए या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर जैसे क्रेनियोफैरिंजियोमा में भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। कई बार हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है वह ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन करने लगती है, जैसे साथ में ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज़ हो जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन भी इंक्रीज़ हो जाता है और TSH भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को लिवर और किडनी की सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, जैसे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, तब जब सीरम प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उन केसेस में भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से स्तन से मिल्क आ सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स में बिना किसी कारण के भी ब्रेस्ट से मिल्क आ सकता है। आप जानते हैं कि अगर आपका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो रहा है, ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज आ रहा है, या हो सकता है कि सीरम प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो लेकिन ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना अभी शुरू नहीं हुआ हो, ब्रेस्ट में भारीपन और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, जलन हो सकती है। इस तरीके के पेशेंट्स हमारे पास किस सिम्टम से आते हैं? सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं उनको पीरियड्स की, इरेगुलर पीरियड्स की हिस्ट्री होती है, या उन पेशेंट्स को बहुत कम स्कैंटी फ्लो होता है, ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत कम होती है। दूसरा, कभी कभी इन पेशेंट्स को लंबे समय के लिए पीरियड आना भी बंद हो जाता है, जिसको कि हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं, और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है। अगर पेशेंट के ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो उसको सिर दर्द की परेशानी हो सकती है, साथ में विजुअल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि मरीज को देखने में परेशानी हो। जो भोज्य पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस और दवाइयाँ डोपामीन लेवल को कम करती हैं, उनको लेने से प्रोलैक्टिन लेवल शरीर में हाई हो जाता है, जैसे कि हम एंटी डोपामिनर्जिक सब्सटेंसेस कहते हैं। लेकिन जो भोज्य पदार्थ, दवाइयाँ और हार्मोन्स डोपामीन को बढ़ाते हैं, तो वह हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की कंडीशन को ठीक करते हैं। हाई प्रोलैक्टिन लेवल होने से मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया
और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायत से हमारे पास आते हैं और जांच कराने से हमें पता चलता है कि इनको हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया की शिकायत है। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि इनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो गया है और कौन कौन से साथ में टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करने के बाद, फंडोस्कोपी करने के बाद, आई चेकअप करने के बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, साथ में ब्रेस्ट से देखते हैं कि डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर पेशेंट के ब्लड टेस्ट भिजवाते हैं जिसमें कि CBC, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, T3, T4, TSH, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कराया जाता है। और अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई आ रहा है तो साथ में CT स्कैन या MRI ब्रेन भी कराया जाता है। सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारी डायग्नोसिस बनती है। नॉर्मल सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कितना होता है, अलग अलग लैब्स पैथोलॉजी की रेफरेंस वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एवरेज नंबर बता दे रही हूँ कि नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वीमेन होती हैं उनमें जो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल होता है लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml होता है। और अगर वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है या आपकी जो रिपोर्ट है उसकी रेफरेंस नॉर्मल कंट्रोल रेंज से ज़्यादा आ रही है तो आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है। अगर सीरम प्रोलैक्टिन लेवल 100 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा आ रहा है तो ब्रेन में ट्यूमर होने की संभावना हो सकती है, अतः CT स्कैन, MRI कराना बहुत ज़रूरी है। और साथ में विजुअल सिम्टम्स और हेडेक भी है, तो हो सकता है कि ट्यूमर की वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है उस पर प्रेशर पड़ रहा हो, जिसकी वजह से विजुअल सिम्टम्स आ रहे हों। अगर आपकी डिलीवरी हुई है और आप बच्चे को दूध पिला रही हैं और आपने अपना सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कराया है तो आपकी वैल्यू नॉर्मल 200 नैनोग्राम पर ml के आसपास आ सकती है, तो वह वैल्यू नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी के दौरान यह लेवल 200 से 500 नैनोग्राम पर ml के आसपास हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। साथ में जब आप TSH लेवल कराते हैं तो कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म भी साथ में मिल सकता है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में भी सीरम प्रोलैक्टिन लेवल हाई मिलता है। इसलिए जब भी आप अपना थायराइड प्रोफाइल कराते हैं तो साथ में सीरम प्रोलैक्टिन लेवल भी आपको कराना चाहिए। अब आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल हाई है या फिर आपके ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन कौन सी तरीके की डाइट लेनी है जिससे कि आपका डोपामिन लेवल रेज हो, आपको लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना है, और हम एलोपैथिक डॉक्टर किस किस दवाई से आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल जो हाई हो गया है और डोपामिन का जो काम कम हो गया है तो डोपामिन लेवल को आपको कैसे बढ़ाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हर वक्त खुश रहना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस से जो है आपका डोपामिन लेवल कम हो जाता है तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है। तो आपको अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे कि आप खुश रह सकें। दूसरा, आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करिए ताकि आपके शरीर को, आपके कोशिकाओं को सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिल सके, जिसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है और बॉडी के बाकी सारे सिस्टम हैं वो ठीक से काम करें और आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहें। तीसरी जो बात है, आपको भोजन में ऐसे पदार्थ एक्सेसिव मात्रा में नहीं लेने चाहिए जिनकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है, डोपामिन लेवल कम हो जाता है। आपको ऐसा भोजन करना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E की मात्रा उचित हो और जिंक और मिनरल्स भी उचित मात्रा में हों। भोजन में हरी पत्तीदार सब्जियां लेनी हैं, अंकुरित दालें लेनी हैं और सीड्स लेने हैं, नट्स लेने हैं और ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, लेकिन अधिक मात्रा में किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अगर आपकी किसी भी पुरानी बीमारी के लिए ऐसी दवाई चल रही है जिसमें कि डोपामिन लेवल कम हो जाते हैं, यानी कि एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स चल रही हैं आपको, तो आपको उन्हें बंद करना है अगर आप बंद कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। ज़्यादातर कॉमन दवाइयों में आपका मेटोक्लोरप्रोपामाइड होती है जो कि आप उल्टी के लिए लेते हैं दवाइयाँ। आप एसिडिटी और उल्टी की दवाइयाँ लेते हैं और लंबे समय तक लेते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, तो आपको यह समस्या आ सकती है, तो उन्हें आपको बंद करना है। इसके अलावा ओपियोइड्स है, कोकेन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, इनकी वजह से भी आपका डोपामिन लेवल
कम होने लगता है और हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं जैसे ड्रोस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोन, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स अगर किसी पेशेंट को चल रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कैसे वह अपने जो ब्रेस्ट से मिल्क आने लग गया है दवाइयों की वजह से तो वो ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलोपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे पास पेशेंट गैलेक्टोरिया से आ रहे हैं उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास दो तरह की मेडिसिन होती हैं, एक का नाम होता है ब्रोमोक्रिप्टिन और दूसरी होती है कैबरगोलिन। टैबलेट ब्रोमोक्रिप्टिन्स के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, चक्कर आना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। उसकी वजह से ब्रोमोक्रिप्टिन को आजकल प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम ब्रोमोक्रिप्टिन दे रहे हैं तो पहले उसको लो डोज से स्टार्ट किया जाता है। 2.5 मिलीग्राम रात को गोली दी जाती है। अगर पेशेंट को दवाई सूट करती है तो धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाया जाता है। दूसरी जो टैबलेट होती है वह होती है कैबरगोलिन और यह मोस्ट प्रेफर्ड मेडिसिन होती है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया एंड गैलेक्टोरिया के लिए। इसकी जो टैबलेट होती है वो 0.25 मिलीग्राम और 0.5 मिलीग्राम के डोज में आती है और पेशेंट के प्रोलैक्टिन लेवल के हिसाब से और ब्रेस्ट डिस्चार्ज की समस्या के हिसाब से इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नॉर्मली यह टैबलेट हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार दी जाती है और बहुत अधिक मात्रा में सीरम प्रोलैक्टिन हाई लेवल होने से डोज को बढ़ाया भी जा सकता है। यह डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं कि हमें मेडिसिन किस डोज में चलानी है। धीरे धीरे दवाई चलाने के बाद प्रोलैक्टिन लेवल कम आने लगता है। 4 to 6 वीक्स के बाद सीरम प्रोलैक्टिन लेवल दोबारा से कराया जाता है और देखा जाता है कि दवाई का असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सीटी स्कैन या एमआरआई में माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है वह आया है तो माइक्रो एडिनोमा को भी हम इसी टैबलेट से ठीक करते हैं और सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कराते रहते हैं। लेकिन अगर मैक्रो एडिनोमा आया है, प्रेशर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ब्रेन में विजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम पिट्यूटरी एडिनोमा के लिए सर्जरी करते हैं, जिसके लिए ब्रेन सर्जरी की जाती है और ट्यूमर को हटाया जाता है। इसके साथ साथ में हम लोग विटामिन्स की गोलियाँ, मिनरल्स और जो भी शरीर में साथ में एडिटिव बीमारियां आती हैं उनका इलाज करते हैं। दवाइयां थोड़े लंबे समय तक देनी पड़ती हैं और मरीज को पूरी तरह से लाभ मिल जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप अगर अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं और अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.drsumangupta.com। आप उसके द्वारा बुकिंग कराकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।